मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए आज साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड KVS CTET के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ का तीसरा मॉडल पेपर लेकर हम हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए। कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है? चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर, सेकंड ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, थर्ड ऑप्शन है फील्ड थ्योरी और फोर्थ ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो विचार करिए इस पे। सवाल क्या पूछा है कि कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो देखो बच्चों, हम अपनी बुक में भी और हमारी क्लासेस में भी वीडियोस में भी आपको जाने कितनी बार ये बता चुके हैं कि अधिगम के सिद्धांतों को हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक तो वो श्रेणी जिसमें दिमाग वाली चीज़ों का रोल होता है, उस श्रेणी को हम बोलते हैं केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल थियरीज, फील्ड थियरीज, क्षेत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। और इस श्रेणी में हम मेनली शामिल करते हैं एक तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा कूट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, तीसरा गेस्टाल्टवाद और चौथा टोलमैन का साइन लर्निंग। याद रखना, सेंट्रल थ्योरीज या केंद्रीय सिद्धांत या फिर क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी वो सिद्धांत हैं जिनमें संज्ञानात्मक क्षमताओं का योगदान होता है, जिनमें कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान की बात होती है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में चार मुख्य अधिगम के सिद्धांत हैं, जिनमें पहला पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, अगर हम उसको अधिगम के सिद्धांतों में शामिल करें तो। दूसरा कूट लेविन का लाइफ स्पेस जीवन दायरा, वेक्टर वैलेंसीज, फील्ड थ्योरी। तीसरा गेस्टाल्टवाद और चौथा टोलमैन का साइन लर्निंग, टोलमैन का अव्यक्त सीखना। दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें दिमाग वाली चीज़ों का रोल होता है कम, उनको हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। उनका दूसरा नाम है SR थ्योरीज। उनको हम साहचर्य वाले सिद्धांत भी कहते हैं, उनको हम पेरीफेरल थियरीज भी कहते हैं, उनको हम परिधीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्योंकि इनमें दिमाग वाली चीज़ों का रोल नहीं होता, इसलिए सेंट्रल थ्योरीज नहीं कहलाते, बल्कि SR थ्योरीज या व्यवहारवादी सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर परिधीय सिद्धांत कहलाते हैं। और इसके 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, दूसरा पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, चौथा क्लार्क हल का अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत और पांचवा एडविन गुथरी का सामीप्यता सिद्धांत या कॉन्टिग्यूटी थ्योरी। यहाँ क्या पूछा है? यहाँ हमको पूछा है व्यवहारवादी सिद्धांतों में शामिल नहीं है, मतलब इन चार में से एक सिद्धांत ऐसा होगा जो केंद्रीय सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांतों में शामिल होगा, बाकी तीन नहीं होंगे। तो ट्रायल एंड एरर SR थ्योरीज में आएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलो वाला भी SR में आएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर वाला भी SR में आएगा। लिहाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड थ्योरी या क्षेत्र सिद्धांत जो कूट लेविन ने दिया है। सवाल नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या है? गेने के अनुसार, आपको पता है गेने ने अधिगम सोपानी दी है, हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है, हायरार्किकल लर्निंग की बात करी है। तो गेने के अनुसार कौन सा 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रम है, करेक्ट हायरार्की है? क्योंकि इन्होंने 8 स्टेप बताए ना आपको, अगर ये 8 स्टेप क्रम से ध्यान है तो आपका ये सवाल सही होगा। 8 में से पहले 4 जो हैं उनको हम गामक अनुक्रियाओं से संबंधित बताते हैं, जिनमें दिमाग वाली चीज़ों का रोल कम होता है। और बाद वाले जो 4 श्रेणियां बताई हैं गेने ने, बाद वाले 4 स्टेप बताए हैं गेने ने, वो संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले हैं। और ये बाद वाले 4 स्टेप की बात करता है। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान होगा, सबसे पहला लेवल जो गेने ने बताया वो SR लर्निंग, माफ करें, सिग्नल लर्निंग है, संकेत अधिगम है, जिसमें पेवलोव के सिद्धांत को शामिल करते हैं। दूसरा SR लर्निंग है, ट्रायल एंड एरर और स्किनर बोथ। तीसरा चेन लर्निंग है, जिसमें स्किनर के प्रोग्राम लर्निंग को शामिल किया जाता है, गुथरी का एक रूल शामिल है। तो पहला सिग्नल लर्निंग, दूसरा SR लर्निंग, तीसरा चेन लर्निंग और चौथा वर्बल लर्निंग, वर्बल शाब्दिक सीखना है। इसके बाद अगले जो 4 हैं उनमें 5 नंबर पे आपको ध्यान रखना है लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण द्वारा सीखना है। 6 नंबर पे
कॉन्सेप्ट लर्निंग है, संप्रत्यय सीखना या संकल्पना सीखना है। 7 नंबर पे लर्निंग बाय रूल्स या सिद्धांत अधिगम है। ध्यान रखना, लर्निंग बाय रूल्स को सिद्धांत अधिगम कहते हैं। और 8वां सर्वोच्च है समस्या समाधान अधिगम। तो यहाँ 5, 6, 7, 8 का सीक्वेंस बताना था। देखो, संप्रत्यय 6 नंबर है, ठीक है, सिद्धांत 7 नंबर है, पर यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, बहुविभेदीकरण लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन 5 नंबर है, तो इसके बाद नहीं आ सकता। समस्या समाधान 8 नंबर है, ठीक है। इसी तरह से इसमें 5 नंबर बाद में है, सिद्धांत 7वां पहले दे दिया, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा भी, तीसरे में पहले ही समस्या समाधान दे दिया जो सबसे अंत में है, तो वो भी नहीं हो सकता। चौथा देखिए, बहुविभेदीकरण यानी लर्निंग बाय डिस्क्रिमिनेशन 5 नंबर है। कॉन्सेप्ट लर्निंग संप्रत्यय 6 नंबर है, ये बहुत बार पूछा गया है, कॉन्सेप्ट लर्निंग कितने नंबर पे है। सिद्धांत लर्निंग बाय रूल्स 7 नंबर है और समस्या समाधान 8 नंबर है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन राइट है। ये फर्स्ट ग्रेड से लेके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो बच्चों ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सारे बेहतरीन प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं। आप शेयर करें ना करें आपकी मर्जी है, हम अपना काम कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार गलत कथन है, विच वन इज रॉन्ग। अधिगम की प्रति संज्ञानात्मक है, प्रकृति संज्ञानात्मक है, अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत है, अधिगम लगभग स्थायी है, सूझ अचानक उत्पन्न होती है। तो बोलिए कौन सा गलत होगा। ध्यान रखना, गेस्टाल्टवाद अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक है, ये बात तो अभी हमने करी, मानता है। सूझ अचानक उत्पन्न होती है, ये बात भी मानता है। अधिगम कंपेरेटिवली परमानेंट है, ये बात भी सभी मानते हैं, गेस्टाल्टवाद भी मानता है। लेकिन गेस्टाल्टवाद अधिगम की प्रक्रिया को यंत्रवत नहीं मानता, क्योंकि जहां संज्ञानात्मक क्षमताओं का उपयोग होता है वो चीज़ कदापि यंत्रवत नहीं हो सकती। ट्रायल एंड एरर यंत्रवत हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत है, अधिगम की प्रक्रिया। चलिए बच्चों, अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। और ये काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं, इसलिए मैंने ये लिया है। और महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजिंग है, पूरे राजस्थान में बहुत कम बच्चों को ये पता है, पर आपको पता होगा, इसका हो जाएगा अभी। पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई, 2, 3, 4 या 6। तो ध्यान दें, पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग से पहले दिया था। पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कहा था कि मोरल रूल्स, नैतिक नियमों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जबकि कोहलबर्ग ने बोला था कि नैतिक नियम यूनिवर्सल हैं, उनको डिस्कवर किया जाता है। पियाजे ने शॉर्ट स्टोरीज बताई थी, कोहलबर्ग ने भी शॉर्ट स्टोरीज बताई थी। आपको याद है पियाजे के स्टोरी के हीरो, एक तो वो 2 गर्ल्स मैरी और मार्गरेट की कहानी थी, एक वो 2 बच्चों की कहानी थी जो कार्ड चुरा के भाग रहे एक फार्मर का, और हिंज हीरो था कोहलबर्ग का। ये बातें तो आपको पता है। कोहलबर्ग पियाजे से प्रभावित थे। कोहलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल बताया था। और पियाजे का जो नैतिक विकास है उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो उन्होंने 2 प्रकार की नैतिकता बताई थी। पहली बताई थी उन्होंने हिट्रोनोमी, इसका आंसर 2 नहीं है 4 होगा, ठीक है ना, हिट्रोनोमी। और दूसरी बताई थी ऑटोनोमी। हिट्रोनोमी परायत नैतिकता है, जिसमें बच्चा नैतिक नियमों को इसलिए मानता है कि वो नैतिक नियम डिवाइन लाइक भगवान ने बनाए हैं। नैतिक नियमों में परिणाम महत्वपूर्ण होता है, इरादा नहीं होता। और पहली जो स्टेज है हिट्रोनोमी, वो दूसरों के दबाव के कारण है, इसलिए इसको नैतिक दबाव की अवस्था भी कहते हैं और नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहते हैं। इसमें इमानेंट जस्टिस भी होता है, तुरंत न्याय मिलता है, गलती करी तो सजा मिलेगा। ये छोटा बच्चा करता है। इसका समय है 4 से 7 वर्ष। कितना है, 4 से 7 वर्ष। और दूसरी है ऑटोनोमी, मोरालिटी, ये है 9 वर्ष के बाद, 9+। तो 9 वर्ष के बाद जो 9-10 वर्ष के बाद जो स्टेज आएगी उसमें बच्चा किशोरावस्था में चला जाएगा बाद में। और यहाँ पे नैतिक नियमों को मानता है कि समाज बनाता है, और यहाँ परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता, इरादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पियाजे इसको नैतिक पारस्परिकता का काल कहते हैं, या कोऑपरेटिव मोरालिटी बोलते हैं, या फिर मोरल रिलेटिविज्म बोलते हैं। और यहाँ खास बात, यहाँ मैं आपको बता दूँ, बच्चा मानता है कि नैतिक नियम बदले जा सकते हैं। तो ये 2 बातें तो हमको ध्यान रखनी है, हिट्रोनोमी और ऑटोनोमी, ठीक है ना। परायत्ता की नैतिकता पहले आती है और स्वायत्ता की नैतिकता बाद में आती है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, इसमें 4 से 7 वर्ष हिट्रोनोमी वाली है और 9-10 वर्ष प्लस ऑटोनोमी वाली है। तो एक तो बीच में गैप हो गया, एक 4 से पहले, तो 4 स्टेज इसका आंसर होगा। अवस्थाएं कितनी बताई, अगर ये पूछ ले तो हम बोलेंगे 4 अवस्थाएं बताई।
कितने प्रकार की नैतिकता बताई? तो दो प्रकार की नैतिकता बताई, हिट्रोनोमी और ऑटोनोमी। लेकिन अवस्थाएं चार बताई हैं। कौन सी चार बताई हैं? पहले 0 से 4 वर्ष तो बच्चा होता है गैर नैतिक, ठीक है ना, इसको आप एनोमी स्टेज कह सकते हैं, नॉन मोरल स्टेज कह सकते हैं, गैर नैतिक अवस्था कह सकते हैं। फिर 4 से 7 वाली है परायत नैतिकता की अवस्था, हिट्रोनोमस मोरालिटी, या स्टेज ऑफ हिट्रोनोमस मोरालिटी या हिट्रोनोमी मोरालिटी, 4 से 7। फिर आपको पता है 9 10, फिर 9 से ज़्यादा मान लो आप, ये चौथी स्टेज हो जाएगी। तो बीच में 7 और 9 का जो गैप है ना, उसमें ट्रांजिशनल पीरियड है, उसमें हिट्रोनोमी से ऑटोनोमी में संक्रमण होता है, इसलिए इसको संक्रमण की अवस्था कहते हैं। तो याद रखना 4 अवस्थाएं हो गई। 0 से 4 गैर नैतिकता की अवस्था, फिर 4 से 7 परायत्ता की अवस्था, 7 से 9 संक्रमण की अवस्था ट्रांजिशनल पीरियड, और 9 से बाद में 9+ स्वायत्ता की नैतिकता। तो याद रखना प्यारे बच्चों, पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई? आप बोलना 4 ने की 2। अगला क्वेश्चन और अगला प्रश्न, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर। अगला प्रश्न यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर पे है। आपको पता है इन्होंने बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया है। तो यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने जैव पारिस्थितिकी मॉडल में व्यक्ति के मूल्य, रीति रिवाज, संस्कृति आदि को किस में शामिल किया है? माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम या फिर मैक्रोसिस्टम। तो हम सब जानते हैं बच्चों, यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर ने जो मॉडल दिया है उसमें दो चीज़ें होंगी। पहले पारिस्थितिकी मॉडल था, फिर 1988 में जैव पारिस्थितिकी मॉडल हो गया। तो इसमें ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि साहब इंटरेक्शन होता है, जिस वातावरण में बच्चा पलता बढ़ता है उसके साथ उसका इंटरेक्शन ही उसके विकास में महत्वपूर्ण होता है। और इन्होंने पांच पांच सिस्टम बताए, 5 प्रणालियां बताई, 5 मंडल बताए थे, ठीक है। 5 मंडल बताए थे। सबसे पहले बच्चा विकसित होगा तो पहला जो उसके चारों तरफ जो वातावरण होगा, जिसमें सिबलिंग होंगे, माता पिता होंगे, अध्यापक होंगे, स्कूल होगा, जो एकदम निकट उसके संपर्क में है, वो माइक्रो सिस्टम में होंगे। उसके बाद 2 नंबर पे माइक्रो सिस्टम में जितनी चीज़ें हैं उनके आपस में रिलेशन होंगे। जैसे माता पिता का बच्चे के दोस्तों से क्या रिश्ता है, माता माता पिता का बच्चे के भाई बहन से कैसा रिश्ता है, बच्चे के माता पिता का स्कूल से क्या रिश्ता है। तो ये हो गया बीच वाला मेसो सिस्टम, मिजो सिस्टम। उसके बाद तीसरा आएगा एक्जो सिस्टम या एक्सो सिस्टम। ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे बच्चे के माता पिता का वर्क प्लेस और जॉब पे क्या स्थितियां हैं, उनका कोई ट्रांसफ़र हो गया है, बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति क्या है उनकी, कितनी पूजा पाठ करते हैं, ये सारा का सारा अप्रत्यक्ष है। बोर्ड, जिस जिस स्कूल में पढ़ता है उसका बोर्ड या उसके ट्रस्ट, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथा आएगा आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होगा? मैक्रो सिस्टम वाइड है, इसमें लॉन्ग टर्म की वो चीज़ें जो प्रभावित करती हैं, जैसे किसी देश के कानून नियम, लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाज, कल्चर, संस्कृति। तो इसका आंसर आ जाएगा मैक्रो सिस्टम। पांचवा क्रोनो सिस्टम है, जिसमें जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो तमाम जिंदगी को बदल कर रख देती है। जैसे कोई युद्ध हो गया, जैसे बच्चा माँ बाप से बिछड़ गया, या जैसे कोई किसी का शहर छूट गया, देश छूट गया, ऐसी चीज़ें इसमें आएंगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सुनना। माइक्रो सिस्टम में बच्चे के भाई बहन, विद्यालय, पड़ोसी, नज़दीक पड़ोसी, ठीक है ना, तो डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, ये पहले माइक्रो सिस्टम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, दूसरे में इनके आपस के रिश्ते आ गए। तीसरे में अप्रत्यक्ष है, तो अप्रत्यक्ष में ध्यान रखना बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति आ जाएगी। लेकिन चौथे में ध्यान रखना, चौथे में और तीसरे में एक मेजर फर्क है। मेजर फर्क क्या है कि अगर आपको ये पूछ ले कि किसी इकोनॉमिक स्टेट क्या है किसी देश की, जैसे जैसे अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हुआ या फिर अफ्रीका किसी देश में पैदा हुआ, तो दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? इसका असर पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही पहला और दूसरा ध्यान से देखें, पहले में पड़ोसी है उसके, लेकिन दूसरे में दूर के पड़ोसी हो जाएंगे उसके। ये एक बेसिक फर्क है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ कुल मिला के 5 सिस्टम है, 4 मैंने बताए लिखवाए इसमें ऑप्शंस में। पांचवा क्रोनो सिस्टम है, जिसको घटना मंडल कहते हैं। कोई बहुत बड़ी घटना या हादसा, कुछ ऐसी चीज़ें जो संपूर्ण जीवन को बदल के रख देती हैं, वो क्रोनो सिस्टम में आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि आत्मदर्पण का सिद्धांत या लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दिया? 4 ऑप्शन है, G.H. मीड, H.C. कुले, अर्नोल्ड गेसल, एरिक एरिक्सन। तो पहले बच्चों बोलिए, क्या आपने नाम सुना है कभी आत्मदर्पण का सिद्धांत? तो सुन लें।
दरअसल आत्मदर्पण का सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के जनक हैं H.C. कुले। क्या नाम है इनका? H.C. कुले नाम है। ये अमेरिका के सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हार्टन कुले, चार्ल्स हार्टन कुले, हार्टन चार्ल्स कुले। ठीक है, C.H. कुले, चार्ल्स हार्टन कुले या हार्टन चार्ल्स कुले। इन्होंने 1902 में ये थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा कि हम जब समाज में पलते बढ़ते हैं तो हम अपने आप को मिरर में भी देखते हैं ना। छोटे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को ही इन्होंने कोट किया है कि जब हम मिरर में दर्पण में अपनी इमेज देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम अपनी वो इमेज देखते हैं कि लोग हमें कैसी नज़रों से देखते हैं। तो इनका एक कोट है कि समाज हमारा आईना है। समाज क्या है? हमारा आईना। ये समाजीकरण का सिद्धांत है दरअसल। समाज हमारा आईना है क्योंकि हम समाज में अपने आप को देखते हैं। इनका एक कोट बहुत प्रसिद्ध है कि साहब, दरअसल इस सेल्फ कॉन्सेप्ट की बातें हैं। ठीक है, समाजीकरण के सिद्धांत हैं। H.C. कुले ने कहा था कि दरअसल लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है? मतलब दर्पण में देखना, आईने में देखना। पर आईना क्या है हमारा? आईना हमारा समाज है। तो उन्होंने कहा, एक उनका बहुत प्रसिद्ध कोट है कि आई एम नॉट, मतलब मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ अपने बारे में, मैं वो भी नहीं हूँ जो दूसरे सोचते हैं मेरे बारे में, मैं तो वो हूँ जो इस बात को सोचता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये H.C. कुले का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। इस तरह से एक नाम आता है G.H. मीड। G.H. मीड दरअसल जो नाम है, आपको बता दूं, वो भी लुकिंग ग्लास थ्योरी को बाद में आगे बढ़ाने वाले हैं। और उन्होंने जो टर्म दिया वो है सबसे पहले आई, फिर मी और फिर सेल्फ। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इनका है, लेकिन यहाँ H.C. कुले इसके फाउंडर माने जाएंगे, इसलिए हम H.C. कुले के साथ जाएंगे। अर्नोल्ड गेसल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान, आपने नाम सुना होगा अर्नोल्ड गेसल का। अर्नोल्ड गेसल के बारे में आपको बताऊं कि अर्नोल्ड गेसल ने मैच्योरेशन थ्योरी दी है, परिपक्वता का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हेरिडिटी महत्वपूर्ण होती है और बच्चा गर्भावस्था से ही विकास शुरू करता है और उसका जो विकास होता है उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई थी कि फिर, अच्छा, हमने पढ़ा ना प्रीनेटल पीरियड, उसमें जो 3 एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ये भी अर्नोल्ड गेसल ने बताए हैं। ठीक है, एक अर्नोल्ड गेसल ने बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि साहब उन्होंने गर्भावस्था से अडल्टहुड तक का मेच्योरेशन का अध्ययन किया था। महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि ओड और इवन जो ईयर्स हैं, ये दरअसल उन्होंने 9 से 17 वर्ष तक बताया था। यानी ओड जो ईयर्स हैं, ओड ईयर्स मतलब जैसे 11 साल, 13 साल, 15 साल, 17 साल, इनमें बच्चा क्या होता है? एंक्सियस होता है, चिंतित रहता है, अधीर रहता है, अनस्टेबल होता है। और जो इवन ईयर्स हैं, मतलब सम संख्याएं हैं, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, इनमें बच्चा एनर्जेटिक होता है, स्टेबल होता है। तो ये बात भी इनकी काफ़ी पूछी जाती है, सराही जाती है। लेकिन जो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है, इन्होंने एक टर्म दिया था, हमने अपनी बुक में भी दिया था, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग क्या है? इन्होंने कहा कि साहब, हम में जब हम विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमें दो परस्पर विरोधी चीज़ें होती हैं, और ये मोटर डेवलपमेंट में भी होता है और पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में भी होता है। परस्पर दो विरोधी चीज़ें मोटर डेवलपमेंट में कैसे होती हैं? इन्होंने कहा कि बच्चा शुरू में जब काम करता है तो हम द्विपार्श्विक है ना, हमारी बॉडी में दोनों पक्ष हैं, दायां और बायां, दायां हाथ बायां हाथ, दायां पाँव बायां पाँव, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू में क्या करते हैं, हम दोनों बायां बायां हाथ से भी काम करते हैं और दायां हाथ से भी काम करते हैं, लेकिन दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, एक बैलेंस स्थापित हो जाता है, और किसी का अगर दायां हाथ जीतता है तो वो राइटी बन जाता है, और किसी का बायां हाथ जीतता है तो लेफ्ट बन जाता है, और दूसरा उसमें उसको सहयोग करता है। इसको उन्होंने बोला इंटरवीविंग, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। उन्होंने बोला कि पर्सनैलिटी में भी ऐसा होता है, हम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होते हैं एक साथ। अंतर्मुखता भी काम करती है अपना, बहिर्मुखता भी करती है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन बाद में दोनों में बैलेंस होता है और आदमी या तो अंतर्मुखी की तरफ मुड़ जाता है या फिर बहिर्मुखी की तरफ मुड़ जाता है। ये इनका एक महत्वपूर्ण टर्म था। एक उन्होंने बताया था कि बच्चा विकास करते समय अपना नियमन खुद ही कर लेता है, सेल्फ रेगुलेटिंग। तो याद रखना, अर्नोल्ड गेसल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया। अर्नोल्ड गेसल वही है जो भविष्यवाणी करते हैं कि पहले 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगनी गति से सीखता है। अर्नोल्ड गेसल वही हैं जिन्होंने प्री नेटल पीरियड से लेकर अडल्टहुड तक की बात करी है। अर्नोल्ड गेसल ने एंडोडर्म, मेसोडर्म, आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज था ना, पिछले वीडियो में हमने बताया था। बहुत से मासूम बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, उन्होंने मेरे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो तुरंत देख लो, मज़ा आएगा आपको परीक्षा में। यहाँ की बात नहीं कर रहा। और शेयर कर दिया करो यार आप, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ व्यूज़ तो फिर मेरे को थोड़ा सा यूँ होता है। ओके, तो जितना हो सके शेयर करना प्लीज़, है ना, कमेंट्स भी करना।
पुराने वीडियो जरूर देखना आप, क्योंकि ये आपको पता है अभी जैसे सेकंड ग्रेड सामने है, 40 मार्क्स आपके लिए कितने वरदान साबित हो सकते हैं पता है आपको। पूछना उन पीटीआई प्रतियोगी बच्चों से क्या हुआ था, तब आप जानोगे अहमियत इसकी। जिस दिन एग्ज़ाम दोगे तब जानोगे अहमियत इसकी। कमेंट करना, मेरे को बताना कि आपने कितने लोगों को आज शेयर किया है। ठीक है, मैं देखूँगा कि आप भी हमको मोहब्बत करते हैं या हम एक तरफा निभाते हैं। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम? ओके, अर्नोल्ड गेसल। ठीक है, कुछ माइलस्टोन बताए उन्होंने। तो यहाँ ध्यान देना, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी क्या है, ये H.C. कुले ने सबसे पहले दिया था, जॉर्ज हार्टन कुले ने दिया था, C.H. कुले, H.C. कुले, और फिर G.H. मीड ने भी इनको फॉलो किया था बाद में। अर्नोल्ड गेसल का अलग से परिपक्वता सिद्धांत है। एरिक एरिसन के बारे में तो कौन नहीं जानता, आपको हम खूब बता चुके हैं, मेरा पूरा अलग से वीडियो भी है। लाइफ स्पान थ्योरी दी थी, पूरे जीवन की बात करी थी। इस प्रश्न का उत्तर है H.C. कुले या C.H. कुले। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। रचनावादी दृष्टिकोण नाम देख के आप देखते आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो कहता है बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ज्ञान का अस्तित्व बाहर नहीं होता, बच्चे के अंदर होता है। और रचनावादी दृष्टिकोण के समर्थक इनमें से कौन नहीं है? लेव वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे भी हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? लेव वाइगोत्स्की तो कल्चर, लैंग्वेज और सोसाइटी को महत्वपूर्ण मानते हैं। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज ये वाइगोत्स्की की है, इसलिए वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद के जनक है। पियाजे वैयक्तिक निर्मितवाद के जनक हैं। जेरोम एस ब्रूनर संज्ञानात्मक निर्मितवादी हैं, जिन्होंने 3 स्टेज बताई थी, इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। लेकिन जेबी वाटसन व्यवहारवादी हैं, जो रचनावादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा अधिगम की अवधारणा पर आधारित है? पियाजे, ब्रूनर, वैगोत्स्की या फिर आसुबेल? तो ध्यान रखना, डिस्कवरी लर्निंग नाम आते ही आपको आंसर कर देना है ब्रूनर। हालांकि पियाजे भी इसकी बात करते हैं, पर जब ब्रूनर ऑप्शन में है तो सारी चीज़ें गौण हो जाएंगी, क्योंकि ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा के जनक माने जाते हैं। आसुबेल के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, 4 प्रकार का सीखना, और भी कुछ बातें, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, फिर कभी करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, मेरा फेवरेट सवाल है ये। ठीक है, कौन जाने आपको पूछ लें। पेवलोव के अनुसार सहचर्य होता है, एसोसिएशन होता है, किस किस में होता है? भोजन और, मैं ऑफलाइन क्लास में पूछता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है। तो जो बच्चे मेरे सामने बैठ के पेवलोव को समझ लेते हैं, वो एक झटके में आंसर देते हैं, और बाकी तो पता नहीं क्या आंसर देते हैं। तो पेवलोव के अनुसार सहचर्य होता है, किस किस में एसोसिएशन होता है? भोजन और लार में, या ध्वनि और लार में, या भोजन और ध्वनि में, या फिर कोई नहीं? तो ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। अगर आपको ये सवाल पूछे एग्जैक्ट कि पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में एसोसिएशन किस किस के बीच में होता है, तो याद रखना, एसोसिएशन होगा हमेशा 2 दीपकों के बीच में। 2 दीपक कौन से थे? स्टिमुलस फर्स्ट, स्टिमुलस सेकंड, 2 दीपकों के बीच में एसोसिएशन होगा। एक तो स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन था, तो भोजन के कारण से लार आती है साहब, हालांकि भोजन के कारण से लार आना सीखना नहीं है, ये स्वाभाविक है, सहज प्रतिक्रिया है। लेकिन बाद में भोजन के साथ घंटी को भी जोड़ दिया, हम ऐसा बोलते हैं ना, भोजन के साथ घंटी को जोड़ दिया या घंटी का सचरी स्थापित कर दिया, तो फिर लार घंटी के साथ भी अनुबंध कर लेती है, उसके रिस्पॉन्स में भी आती है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ हमने भोजन के साथ घंटी को जोड़ा है, इसलिए 2 उद्दीपकों में साचर्य होता है। तो इसका जवाब आएगा भोजन और ध्वनि। इसका आंसर होगा भोजन और ध्वनि। और ध्यान देना, अगर ये पूछ ले परीक्षा में कि पेवलोव के सिद्धांत में अनुबंध किस किस के बीच में होता है, तो अनुबंध किसके बीच में बना? अनुबंध तो बना ध्वनि और लार के बीच में। तो फिर आंसर आ जाएगा ध्वनि और लार। फिर सुन लेना, पेवलोव के अनुसार अनुबंध किस में होता है, तो बोलना है ध्वनि और लार। सहचर्य किस में होता है, तो भोजन और ध्वनि, क्योंकि 2 उद्दीपकों में एसोसिएशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अगला प्रश्न है, कौन सा सही है? ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है पेवलोव का। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पेवलोव क्लियर होगा। कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है US इक्वल्स टू CR, दूसरा CS प्लस US CR, तीसरा CS प्लस US UR, और फोर्थ वन है CS इक्वल्स टू UR। तो जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो तो एक झटके में कर ही देंगे, परीक्षा में आया है काफ़ी बार। बाकी आप समझ लें, एक तो ध्यान रखना, हम UCS भी बोल सकते हैं और US भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। हम UCR भी बोल सकते हैं और UR भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ये एक्चुअली क्यों है? क्योंकि UCS
यूसीएस और यूसीआर की बात करें तो दोनों में क्या होता है, सी सी हम कॉमन इसलिए हटा सकते हैं, तो यूएस भी बोल सकते हैं इसको, यूआर भी बोल सकते हैं, इसलिए आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये क्या है, इसके लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक्चुअली पेवलोव ने जो अनुबंध किया था उसके 3 स्टेप हैं, पता है ना आपको। सबसे पहले क्या था, पहला स्टेप क्या था, इधर उद्दीपक था ना, इधर उद्दीपक था, इधर अनुक्रिया थी। सबसे पहले उद्दीपक के रूप में दिया भोजन, क्या दिया, भोजन। कुत्ते ने अनुक्रिया के रूप में क्या गिराई, लार। अगली बार उन्होंने एक और उद्दीपक जोड़ दिया और वो था ध्वनि, साथ में भोजन भी, तो ध्वनि और भोजन दोनों दिए। कुत्ते ने क्या गिराई, लार। और फिर तीसरे स्टेप में उन्होंने एक उद्दीपक को हटा दिया, किसको, भोजन को, और किसको रखा, केवल ध्वनि को। ध्यान देना मेरी बात पे, हर लफ्ज पे गौर करना। और कुत्ते ने क्या गिराई, लार। तो 3 स्टेप हुए। पहले स्टेप में उद्दीपक भोजन, अनुक्रिया लार। दूसरे स्टेप में उद्दीपक ध्वनि और भोजन दोनों, अनुक्रिया लार। तीसरे स्टेप में उद्दीपक केवल ध्वनि और अनुक्रिया लार। ध्यान देना, सबसे पहले जब भोजन दिखाया कुत्ते को, कुत्ते ने लार गिराई, ये सहज उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक है, और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यहाँ सीखना नहीं होगा, इट्स नॉट लर्निंग, अनुबंध से पहले की बात है। फिर एक दूसरा उद्दीपक जोड़ दिया ध्वनि के रूप में, ये अनुबंध बन रहा है दौरान, तो कुत्ते ने लार गिराई। फिर अनुबंध बन गया, और अनुबंध किसके साथ बना, ध्वनि के साथ बना, तो ध्वनि को सुनते ही कुत्ता लार गिराएगा। ये सीखना है, ये लर्निंग बाई कंडीशनिंग है। यहाँ ध्यान देना, 2 उद्दीपक थे, ध्वनि और भोजन, इनमें ध्वनि के साथ तो अनुबंध बना और भोजन का अनुबंध टूट गया। तो जिसके साथ अनुबंध बना उसको बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक। तो ध्वनि का नाम क्या हो गया, अनुबंधित उद्दीपक। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, ओके। और भोजन का नाम क्या हुआ, अनानुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अब भोजन अनानुबंधित उद्दीपक है, तो भोजन के कारण जो लार आती है वो कहलाएगी अनानुबंधित अनुक्रिया। ध्वनि अनुबंधित उद्दीपक है, तो ध्वनि के कारण जो लार आएगी वो कहलाएगी अनुबंधित अनुक्रिया। इंग्लिश में ध्यान रखना, अनुबंधित उद्दीपक के लिए शब्द आता है, अनुबंधित के लिए कंडीशनड, उद्दीपक के लिए स्टिमुलस, तो अनुबंधित उद्दीपक हो गया सीएस। और अनानुबंधित अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूसीएस, और यूसीएस को शॉर्ट में हम यूएस भी कह देते हैं। अब इस स्टेप को इंग्लिश में अगर हम लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप जो था उसमें उद्दीपक था भोजन, और भोजन का नाम है यूएस। ठीक है, कुत्ते ने गिराई थी लार, और भोजन वाली लार है यूआर। अब दूसरा स्टेप जिसमें एक सीएस भी आ गया ध्वनि के रूप में, और एक यूएस भी है भोजन के रूप में, तो यहाँ उद्दीपक हो गए 2, सीएस और यूसीएस। लेकिन अब ध्यान रखना है कि कुत्ते ने यहाँ लार किसके लिए गिराई, इसी आधार पर इसका नाम होगा, क्या घंटी के लिए या भोजन के लिए या दोनों के लिए। तो ध्यान रखना, पेवलोव जबरदस्ती घंटी तो बजा रहे हैं भोजन के साथ, घंटी को एसोसिएट तो कर रहे हैं, लेकिन कुत्ता तो भोजन के कारण लार गिरा रहा है उसको देख के, इसलिए यहाँ भले ही दोनों उद्दीपक हैं लेकिन लार केवल भोजन के लिए आ रही है, इसलिए इसका नाम भी होगा यूआर। और फिर तीसरे स्टेप में केवल सीएस बच गया, कंडीशनड स्टिमुलस ध्वनि बच गई, और इस बार ध्वनि को सुन के लार गिराता है, वो हो गया सीआर, और सीआर ही सीखना होता है। ओके, ये सीक्वेंस आपको बतानी थी, और इस सवाल में यही पूछा था हमने। तो देखो सवाल, ओके, कौन सा सही है, तो ध्यान देंगे कौन सा सही है। यूएससीआर, यूएससीआर का मतलब यूएस तो भोजन है और सीआर तो वो लार है जो ध्वनि के कारण से आती है, इसका मतलब यूएससीआर सही नहीं है। सीएस यूएस ध्वनि और भोजन दोनों एक साथ दे दिए, तो यहाँ पे क्या वो लार ध्वनि को सुन के गिरा रहा है, जवाब है नहीं, ये भी गलत है। सीएस और यूएस दोनों एक साथ दे दिए, फिर भी लार भोजन के कारण से आ रही है, ये सही है। और सीएस बराबर यूआर, ये भी गलत है। इसका मतलब थर्ड वाला राइट आंसर है, मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। उसके बाद 11वां प्रश्न, और ये सवाल बहुत बार आया है, बहुत बार बहुत से बच्चों को चिंता में डाला है, पर आपको नहीं चिंता होनी है। ठीक है, क्या सवाल है, ओके। राजेश सवाल है, और राजेश जब विद्यालय गया तो उसे भाग के सवालों को हल करना नहीं आया। कई बार के अनुभवों के बाद, दरअसल ये निराशाजनक अनुभव थे, उसको आता ही नहीं है भाग। भाग के सवालों को देखते ही चिंता हो जाती है।
शास्त्रीय अनुबंध के अनुसार स्वाभाविक उत्तेजक क्या है, यानी यूएस पूछा है। असफलता को लेकर चिंता, या असफलता, या लंबे भाग के सवाल, या लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो ध्यान रखना, चिंता तो रिस्पॉन्स है, चिंता उद्दीपक या उत्तेजक कभी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब सवाल उठता है कि असफलता आंसर होगा या लंबे भाग के सवाल आंसर होंगे। तो हमने आपको कितने एग्जाम्पल्स बताए पुराने वीडियोज़ में, याद है ना? आप अपने जूते एक रेक में रखते हैं, वास्तव में तो जूतों के लिए आप वहाँ तक जाते हैं ना, पर जूते हटा ले जाते हैं फिर भी आप रेक तक जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल में रेक का कोई मतलब नहीं था, पर रेक के साथ अनुबंध बन गया, इसका मतलब रेक सीएस बन गई। आप अपनी स्कूटी की चाबी लैंडलाइन टेलीफोन के पास वाली खूंटी पे टांगते हैं, याद है आपको? वहाँ से चाबी हटा ली जाती है फिर भी आप खूंटी तक जाते हैं। तो खूंटी का कोई मतलब नहीं था, पर खूंटी के साथ अनुबंध बन गया, इसलिए खूंटी सीएस हो गया। यहाँ भी वास्तव में चिंता तो असफलता की तो होती है। अब वो गणित के सवाल से भी हो सकती है, वो इंग्लिश के पैसेज से भी हो सकती है, वो किसी और चीज़ से भी हो सकती है ना। तो वो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। इसका मतलब भाग के सवाल जो हैं वो सीएस हैं। यहाँ क्या पूछा है? स्वाभाविक उद्दीपक पूछा है, यूएस पूछा है, जो कि असफलता या भग्नाशा होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आप गलत नहीं करोगे, समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत पूछा गया है। किस पुनर्बलन शेड्यूल, स्किनर ने दी ना पुनर्बलन शेड्यूल, एक ऐसा प्रश्न आता है, मैं आपको बता दूं कि कौन सा पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है? विलोपन, ठीक है, स्वतः पुनर्लाभ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, शिपिंग और आपका विभेदन। तो उसमें शिपिंग आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिपिंग और चेनिंग बताने वाले स्किनर थे। री इन्फोर्समेंट शेड्यूल या पुनर्बलन सूची बताने वाले भी स्किनर थे। और रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात बहुत बार आती है, पुरस्कार और दंड की अवधारणा बताने वाले भी स्किनर थे। बेहतरीन पुरस्कार और दंड की अवधारणा उन्होंने बताई है, बेहतरीन पुनर्बलन शेड्यूल उन्होंने दिया है, जिसके वीडियोस मैंने बनाए हैं। आपने उनको नहीं देखा तो फिर क्या देखा? इसमें देखिए, किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमान होता है, यानी हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। स्थिर अंतराल शेड्यूल, स्थिर अनुपात शेड्यूल, चर अनुपात शेड्यूल, या फिर सभी? तो बोलिए। देखो, स्थिर अंतराल, इसमें केवल एक ही ध्यान रखना है, अंतराल और अनुपात। अंतराल में समय फिक्स होगा, अनुपात में सही अनुक्रियाओं की मात्रा फिक्स होगी। जैसे हर 1 तारीख को वेतन देना स्थिर अंतराल है, हर 15 मिनट बाद कबूतर को दाने देना स्थिर अंतराल है, फिक्स्ड इंटरवल है। हर बुधवार को बच्चे को इनाम देना स्थिर अंतराल है। स्थिर अनुपात, कोई भी सही 3 सवाल बताने पे इनाम देना स्थिर अनुपात है। कबूतर को 15 बार सही जगह चोंच मारने पे दाने देना स्थिर अनुपात है। ठीक है, तो ये 2 समझ में आए आपको? अब इन दोनों में क्या स्थिर है, मतलब निश्चित है बुधवार को इनाम मिलेगा, निश्चित है 5 मिनट बाद इनाम मिलेगा, इसमें निश्चित है 3 सवाल सही करते इनाम मिलेगा। तो वो पहले से बच्चा अनुमान लगा लेता है इसका। लेकिन वेरिएबल और चर अनुपात में कभी भी इनाम दिया जा सकता है, उसमें बच्चा अनुमान नहीं लगा सकता। लिहाजा राइट आंसर है चर अनुपात शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल। एक बात और ध्यान रखना, इसको चर अनुपात भी बोल सकते हैं, इसको आंशिक भी बोल सकते हैं, कई बार विच्छिन्न बोल सकते हैं, ऐसे शब्द आते हैं परीक्षा में, पार्शियल बोलते हैं। कई बार ऐसा सवाल भी आता है, आया है परीक्षा में, महत्वपूर्ण है कि सब कौन सा पुनर्बलन बेहतर होता है, सतत पुनर्बलन या फिर चर या परिवर्त्य या वेरिएबल? तो याद रखना, शुरुआत में अनुबंध बनाने के लिए सतत पुनर्बलन बेहतर होता है, लेकिन बाद में विलोपन से बचने के लिए परिवर्त्य अनुपात बेहतर होता है, चर अनुपात बेहतर होता है। अगर सीधा ऐसा पूछ ले कि कौन सा पुनर्बलन सर्वश्रेष्ठ होता है, तो भी हम परिवर्त्य के साथ जाएंगे, आंशिक के साथ जाएंगे, चर के साथ जाएंगे, विच्छिन्न के साथ जाएंगे, क्योंकि ये एक ही होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, कभी भी दिए जा सकते हैं, तो बेस्ट माना जाता है। ओके, 13। आज मुझे लगता है आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी, पर कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं करना, ईयरफोन लगा के सुनना है ना, ईयरफोन लगा के सुना करो। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, और ये है, सकारात्मक दंड अनुक्रिया को बढ़ाता है या घटाता है, या कभी बढ़ाता है कभी घटाता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता? तो याद रखना, जब ये आया था ना, अपने रीट में आया था, तो 99.99% बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि सकारात्मक दंड का मतलब उन्होंने समझा दंड भी अच्छा होता है जो अनुक्रिया को बढ़ाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। याद रखना, इसका सही जवाब है
सकारात्मक दंड अनुक्रिया को घटाता है। यानी दंड चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, वो हमेशा अनुक्रिया को क्या करेगा? घटाएगा, रोकेगा, कम करेगा। इसलिए दंड का उपयोग कम करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन याद रखने वाली दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, सकारात्मक दंड कौन सी अनुक्रिया को घटाता है या रोकता है? क्योंकि दंड का प्रयोग भी करना है। तो जवाब है अवांछित अनुक्रिया को रोकेगा। किसको रोकेगा? अवांछित अनुक्रिया को रोकेगा। अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकता है दंड। वो दंड चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। ये सकारात्मक और नकारात्मक शब्द तो कुछ जोड़ने और कुछ घटाने के लिए यूज में लिए गए हैं। मेरे पुराने वीडियोस में पुनर्बलन और दंड की पूरी कॉन्सेप्ट और अवधारणा आपको क्लियर हो जाएगी, उसको देखना। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक दंड अनुक्रिया को क्या करेगा? घटाएगा। यह अनुक्रिया कैसी है? अवांछित। अगर नकारात्मक दंड होता तो भी घटाता, अनुक्रिया फिर भी अवांछित थी। अगर सकारात्मक पुनर्बलन होता तो अनुक्रिया को बढ़ाता, और अगर नकारात्मक पुनर्बलन होता तो भी अनुक्रिया को बढ़ाता। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर है? फिर भी मैं एक छोटी चीज आपको बता देता हूं। अगला 14 के प्रश्न देखिए। आज तेज धूप असुखद है। आप धूप का चश्मा लगा लेते हो जो आपकी असुविधा को कम कर देता है। ये किसका उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक दंड का, या फिर नकारात्मक दंड का? तो बच्चों, बहुत बार बता चुका हूं, ये एग्जाम्पल है नकारात्मक पुनर्बलन का। क्योंकि ध्यान क्या रखना है कि पुनर्बलन के भी दो प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और दंड के भी दो प्रकार हैं। दंड के भी कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ध्यान रखना, पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, अनुक्रिया को हमेशा बढ़ाएगा, और दंड अनुक्रिया को हमेशा घटाएगा, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। तो आप बोलेंगे साहब फिर सकारात्मक नकारात्मक नाम क्यों हुए? दरअसल ये उद्दीपकों के कारण से है। अगर हम उद्दीपक जोड़ेंगे तो सकारात्मक होगा, अगर उद्दीपक हटा देंगे या घटा देंगे तो नकारात्मक होगा। ठीक है, अब उद्दीपक आपको तय करना है कि कौन सा है। खास बात, उद्दीपक दो प्रकार के होंगे, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, संतोषप्रद और असंतोषप्रद। ठीक है, तो अब तेज धूप असुखद है, तो यहां उद्दीपक धूप है। तो आप धूप का चश्मा लगाते हैं, ये तो आपका बिहेवियर है, चश्मा लगाने का व्यवहार आपको सिखाना है। जैसे बीप बीप की आवाज वाला एग्जाम्पल दिया था हमने। तो तेज धूप उद्दीपक है, चश्मा लगाते ही धूप क्या होती है? हट जाती है। तेज धूप क्या होती है? हट जाती है। इसका मतलब है नकारात्मक होगा। पर दंड होगा कि पुनर्बलन, तो हटती है, इसका मतलब नकारात्मक है। और खराब चीज हटती है कि अच्छी चीज? खराब चीज हटती है, इसलिए अनुक्रिया बढ़ती है, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन का एग्जाम्पल होगा। पूरा समझने के लिए पुराना वीडियो देखना। आज का आखिरी प्रश्न बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। जब रीट में आया था ये, तो तोते उड़ गए थे लोगों के। और ऐसे प्रश्न बनते हैं तो मजा आता है, क्योंकि वही कर पाते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? मतलब इनमें से एक एग्जाम्पल या तीनों अधिगम है। पहला है हाथ जोड़कर अध्यापक को ग्रीट करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना भागना में फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, या फिर उपयुक्त सभी। तो बोलो बच्चों, आप किसके साथ जाओगे? सुनना ध्यान से। चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में अधिगम नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है। यानी ये तो हर बच्चा ऐसा करेगा, अपने आप ही ऐसा होगा। जैसे ही हम 3 4 5 साल के होंगे, हम चढ़ना भी शुरू कर देंगे, हम भागना भी सीख लेंगे, हम फेंकना भी सीख लेंगे। सीख लेंगे नहीं बोलना चाहिए, दरअसल हम चढ़ना भागना और फेंकना ये सब कर लेंगे। ये नेचुरल है, ये सहज है, ये परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन हैं जो अधिगम की श्रेणी में नहीं आते। लिहाजा ये अधिगम नहीं है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमने बताया था आपको कि भोजन को देख के मुंह में लार आना सहज अनुक्रिया है, जो हम सब में होती है। इसको सीखना नहीं कह सकते। हाँ, घंटी को देखकर लार आना होता तो सीखना होता। तो ये दोनों ही नहीं है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ये तो हमने सीखा है दूसरों को देखकर। ये मॉडलिंग थ्योरी है, अनुकरण द्वारा सीखा है, ऑब्जर्वेशन से सीखा है। इसलिए अध्यापक को हाथ जोड़कर अभिवादन करना, ये सीखने का एक प्रकार है
बाकी दोनों सीखने के प्रकार नहीं हैं, लिहाजा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।